हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मुगल कालीन पूरे राजाओं के बारे में हम लोगों ने देखा, जो भी इम्पोर्टेंट राजा थे तो उनके बारे में। अब हम लोग देखेंगे उस समय की प्रशासन कैसी थी, यानी उस समय प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं मुगल प्रशासन के बारे में। तो क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय जो जिला होता था उसे सरकार के नाम से जाना जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो जिले को यानी आज जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, मुगल प्रशासन में उसको क्या बोलते थे? सरकार। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पे जिले को सरकार के नाम से, शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी प्रांत कई सरकारों यानी जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, मुगल काल में जनपद यानी जिला क्या कहलाता था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सरकार। तो यानी जिला को जनपद और सरकार बोलते थे मुगल काल में। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मीर बख्शी, जो उस समय सेना का प्रधान था उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था मीर बख्शी। चलिए देखते हैं कुछ मीर बख्शी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था और उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश से उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़े को दागने, सिपाहियों को मुआयना करने का काम भी उसी का होता था, मीर बख्शी का। नेक्स्ट है, मीर बख्शी मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। तो उसका कर्तव्य क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये था मनुची। तो मनुची जो था उसे मुगल सेना का चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा सिक्कों की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की और 1659 ईस्वी में दारा सिक्कों की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। तो निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये इतालवी यात्री था। पहले ये तोपची था, उसके बाद दारा सिक्कों की मृत्यु के बाद ये क्या बन गया था? तो ये चिकित्सक बन गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, फिर है जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, या फिर आपका जिन्होंने अपने मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। इसमें से ये कथन जो है चारों में से कौन सही है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 सही है, 2 सही है और 3, यानी अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, उसके बाद किसी सरदार के साथ अपने संलग्न नहीं किया, और सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। तो यानी 1, 2, 3 सही है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो अहदी किसे कहते थे? जो बादशाहों द्वारा नियुक्त किया जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो यहाँ पे हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी को बोलते थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, तो यहाँ पे आपका ये मनसबदारी प्रथा किस लिए चालू किया गया था? तो इसका एक खास रीजन था और वो था आपका साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो इसमें सत्य नहीं है यानी असत्य पहचानना है, तो ये सी हो जाएगा। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। तो ये आपका सही नहीं है। चलिए इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्ज के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे इससे आंसर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सही है ये बताना है। तो यहाँ देखते हैं, तो बड़ा जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो ये तो आपका सही है। फिर मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, ये गलत। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, नहीं। और दीवान
अब यहाँ मनसबदारों के कितने वर्ग थे, तो ये तो आपका सही है, 3 थे। और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है, तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। नेक्स्ट है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ ना तो एक सही है और ना 2। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो वो था आपका भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, तो भू राजस्व का। मुगल साम्राज्य जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, वो था आपका जहांगीर। तो यहाँ देखिए, पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि यह नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा था। तो 1617 में याद रखिएगा बंद किया गया। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ यह है, तो यहाँ पे चकला से आपका क्या संबंध है ये बताना है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सूबा और परगन्ना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन कथन सही है, चलिए तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, तो ये तो सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो ये आपका गलत है, यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी और मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो कथन और कारण हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों आपका सही है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो ये भी आपका सही है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण का स्पष्ट नहीं कर रहा है, यानी आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित यहाँ पे भी आपको कूट भाषा में बताना है। चलिए देखते हैं। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे और मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यानी ए एवं बी दोनों सही है। चलिए यहाँ पे अब यहाँ मिलान करना है अधिकारी और विहित कर्तव्य। तो यहाँ देखते हैं दीवान ए तन, चलिए मिला देते हैं सामने सामने। तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट दीवान ए तन, तो ये क्या होता था, तो ये होता था जागीर व वेतन को देखना, इसका काम होता था। फिर आपका मुस्तराफी, तो ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, इसका काम होता था। मुशरिफ, तो मुशरिफ क्या किसे बोलते थे, तो ये कार्यालय को संभालने के लिए होता था। और बकिया नवीस जो था, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, इसका कार्य होता था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, तो ये तो आपका सही है। फिर आपका कारण है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम का प्रमुख सिक्का दाम था, तो यानी ए भी सही है और आपका आर भी सही है और ए आर का सही व्याख्या है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लिपि से युक्त कुछ सिक्के चलाए, तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो वो था आपका दाम। तो टकसाल में सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया, दाम जो था अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो 40वें भाग के बराबर होता था। तो किसके, तो जो रुपये के 40वें भाग, और रुपया क्या होता था, तो ये चांदी का सिक्का होता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो वो था आपका बाबर। तो बाबर जो था वो 2 ही सिक्का चलाया था, चांदी और तांबे का। चांदी के सिक्का को उसने शाहरुख बोला था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था,
तो बटाई तो अभी भी हम लोग जानते हैं किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका, इसे बटाई बोलते थे। अकबर के शासनकाल में दक्कन निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हल की संख्या। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब बाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा सहाब नहर। तो यहाँ पे देख रहे हैं मुगल कालीन सहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब बाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय से पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मुगल काल के प्रशासन से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जहांगीर के समय में चित्रकला जो था अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो देखेंगे उस समय क्या क्या चित्रकला में फेमस हुआ करते थे, कौन चित्रकार फेमस होते थे। तो सुप्रसिद्ध चित्रकार के बारे में और चित्रकला के बारे में और संगीत के बारे में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।